नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसद के मानसून सत्र के तीसरे सप्ताह का पहला दिन आज। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। राज्यसभा में 3 विधेयक चर्चा के लिए सदन में होंगे पेश। लोकसभा में पेश होंगे 2 विधेयक। दोनों विधेयकों में होगी विधेयकों पर खास चर्चा। बात कर लेते हैं प्रश्नकाल की। और प्रश्नकाल की अगर बात करें लोकसभा के भीतर, तो सांसद सुनील कुमार मंडल पश्चिम बंगाल में पुराने पर्यटक स्थलों का विकास और नवीनीकरण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे कि क्या सरकार के पास वर्तमान में या आने वाले भविष्य में पश्चिम बंगाल राज्य में पुराने पर्यटन स्थलों के विकास और नवीनीकरण को लागू करने के लिए कोई रोड मैप है। क्या सरकार ने वर्तमान वर्ष में बेलूर मठ विशेष रूप से पूर्व बर्धमान के अलावा अपने विकासात्मक उद्देश्य के लिए भारत में अधिक पर्यटन स्थलों का पता लगाने के लिए किसी समिति या सर्वेक्षण समूह का आयोजन किया है। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न के माध्यम से वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने देश के विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान की है। यदि की है तो विशेष रूप से झारखंड का विवरण साझा करें। यदि नहीं की है तो इसका कारण बताएं और पिछले 3 वर्षों के दौरान शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण दें। सांसद राकेश सिंह वैश्विक संस्थानों द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था के आकलन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। वो पूछेंगे कि क्या देश की अर्थव्यवस्था का आकलन वैश्विक संस्थाओं द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया जाता है। क्या वे मॉडल देश के प्रति पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हैं। साथ ही वो पूछेंगे कि क्या उपरोक्त कारण से वास्तविक आंकड़ों में अंतर है, अगर यदि है तो विवरण और क्या सरकार इसे निपटने के लिए देश की अर्थव्यवस्था का आकलन करने के लिए स्वदेशी पैरामीटर निर्धारित करने का प्रस्ताव करती है। सांसद AKP चिनराज कावेरी नदी में प्रदूषण से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। वो प्रश्न के माध्यम से पूछेंगे कि क्या सरकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास कावेरी नदी में प्रदूषण के जिम्मेदार तत्वों पर कोई डेटा या रिकॉर्ड है और विवरण साझा करे। 2010 से आज तक तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बंद की गई और जुर्माना लगाने वाली रंगाई फैक्ट्रियों और कपड़ा इकाइयों का यूनिट वार विवरण क्या है। सांसद डॉक्टर प्रीतम गोपीनाथ मुंडे मेडिकल अपशिष्ट का निपटान से संबंधित प्रश्न पूछने वाली हैं। वो पूछेंगी कि पिछले 2 वर्षों के दौरान देश में चिकित्सा अपशिष्ट उत्पादन का विवरण राज्यवार विशेषकर ओडिशा में क्या है। क्या सरकार ने कोरोना काल में कोविड-19 की रोकथाम के लिए इस्तेमाल होने वाले PPE किट, मास्क और अन्य सामग्रियों से होने वाले प्रदूषण का कोई आकलन किया है। क्या सरकार इस बात से अवगत है कि फार्मास्यूटिकल्स कचरे के निपटारे और किए गए विनिर्माण कार्यों से रोगाणु रोधी प्रतिरोध हो सकता है। क्या पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरे को देखते हुए मेडिकल कचरे के उचित निपटान और उपचार के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। सांसद डॉक्टर शशि थरूर सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए आधार कार्ड से संबंधित प्रश्न पूछने वाले। वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हर राज्य ने सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए बच्चों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है, जो बच्चों के शिक्षा के मौलिक अधिकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है, जिसने आधार कार्ड के अनिवार्य उपयोग पर सख्ती से रोक लगा दी है। क्या सरकार ने राज्य सरकारों को स्कूल या किसी भी कल्याणकारी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आधार कार्ड प्रस्तुत करने पर जोर न देने के लिए कोई सलाह या चेतावनी जारी की है। अंतर्राज्य और अंतर्राज्य प्रवासी परिवारों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्यवार इस संबंध में कितने बच्चों को कवर किया गया है। सांसद पूनमबेन मॉडम गुजरात में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से संबंधित सवाल पूछेंगी।
वो प्रश्न के माध्यम से पूछेंगी कि क्या सरकार ने गुजरात में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, उसका विवरण साझा करें। और क्या सरकार ने गुजरात में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, उसका विवरण वो जानना चाह रही हैं। और उन उम्मीदवारों की संख्या जिन्हें विदेशों में प्रशिक्षित, प्रमाणित और सफलतापूर्वक नियुक्त किया गया है। और क्या सरकार ने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स में प्रशिक्षण के लिए शीर्ष क्षेत्रों की पहचान की है। इन क्षेत्रों में कौशल बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण साझा करें। सांसद सुप्रिया सूले समग्र शिक्षा योजना या स्वच्छ भारत विद्यालय के अंतर्गत विद्यालयों की मरम्मत से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेंगी। वो पूछना चाह रही हैं कि क्या ये सच है कि समग्र शिक्षा योजना की बेहतर कार्यक्षमता के लिए स्कूलों में प्रमुख मरम्मत पर खर्च का समर्थन करती हैं। महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और अन्य राज्यों के स्कूलों में समग्र शिक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा साझा किए गए व्यय का विवरण पिछले 3 वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्या है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उन स्कूलों की संख्या जिनमें मरम्मत कार्य किए गए हैं और बुनियादी ढांचा सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। क्या सरकार ने स्वच्छ भारत विद्यालय अभियान के तहत स्कूलों में शौचालय बनाने का भी कोई लक्ष्य रखा है? यदि हाँ, तो कितने शौचालय बनाए गए हैं? क्या अभियान के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं? स्कूलों में महिलाओं और लड़कियों के लिए शौचालयों के निर्माण की स्थिति और उनके लिए सुलभ बनाने के लिए निर्धारित समय सीमा, राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को स्वच्छ पेयजल और शौचालय सहित अच्छी बुनियादी सुविधाएं और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं। सांसद राजीव प्रताप रूडी जमीनी स्तर ओजोन से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि क्या सरकार ने गर्मियों के दौरान भौगोलिक वितरण और जमीनी स्तर पर ओजोन की अधिकता का संज्ञान लिया है। क्या सरकार ओजोन से जुड़ी मौतों का डेटा रखती है और यदि हाँ, तो उसका राज्य और केंद्र शासित प्रदेशवार ब्यौरा क्या है। क्या सरकार शहरों की गैर प्राप्ति स्थिति निर्धारित करने के लिए एक योगदान कारक के रूप में ओजोन के स्तर की निगरानी करती है। गैर प्राप्ति शहरों का विवरण जहां ओजोन का स्तर उच्चतम है। जमीनी स्तर के ओजोन के लिए निगरानी तंत्र में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का विवरण किया है। हॉटस्पॉट निगरानी और वायु गुणवत्ता के प्रति बेसलाइन निर्धारण जैसी गतिविधियों के लिए वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का विवरण और क्या किसी राज्य ने इसके लिए सेंसर आधारित तकनीक लागू की है। और क्या सरकार को कण घनत्व परिवर्तनशीलता के कारण वायु गुणवत्ता माप में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं। सांसद डॉक्टर हीना विजय कुमार गावित स्कूल शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। वो पूछना चाह रही हैं कि क्या सरकार ने 2014 के बाद से स्कूली शिक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए कोई पहल की है, कोई योजना मिशन शुरू किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अब तक प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या और उस पर हुए कुल व्यय का विवरण क्या है। क्या सरकार बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करने के लिए शिक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए विशेष रूप से लक्षित पहल निर्देशित कर सकती है क्या। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि देश में शिक्षकों को हर साल 40 से 50 घंटे का निरंतर व्यावसायिक विकास मिल रहा है, जैसा कि NEP 2020 में परिकल्पना की गई है। सांसद रमेश चंद बिंद ऐतिहासिक और धार्मिक स्मारकों का संरक्षण और जीर्णोद्धार से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। वो जानना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विगत 3 वर्षों के दौरान ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्मारकों के संरक्षण और जीर्णोद्धार हेतु सरकार द्वारा वर्षवार क्या कदम उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक और धार्मिक
स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए चालू वित्तीय वर्ष में आवंटित कुल धनराशि क्या है? क्या सरकार ने निकट भविष्य में नई ऐतिहासिक इमारतों या स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सूचीबद्ध किया है? तो उसका विवरण क्या है, साझा करें। सांसद कानूमुरु रघुराम कृष्ण राजू आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उधार लिया गया ऋण से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने मई 2019 से आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न उधारों ऋणों को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश राज्य की वित्तीय स्थिति का समग्र मूल्यांकन किया है। क्या सरकार ने ऐसा आकलन करने के बाद आंध्र प्रदेश सरकार को कोई सूचना भेजी है? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की प्रतिक्रिया का विवरण साझा करें। सांसद सुनील कुमार स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। वे प्रश्न के माध्यम से पूछेंगे कि क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बिहार, ओडिशा और झारखंड में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में घोषित स्मारकों या स्थलों की जिलेवार संख्या एकत्रित की गई है। पिछले 5 वर्षों के दौरान वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र, ओडिशा और झारखंड में उक्त स्मारकों या स्थलों पर खर्च की गई धनराशि और अर्जित राजस्व का विवरण क्या है? क्या सरकार का वाल्मीकि नगर, ओडिशा और झारखंड में उक्त स्मारकों या स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है? क्या सरकार ने बिहार, ओडिशा और झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए उनकी सांस्कृतिक समृद्धि और विरासत के संरक्षण के लिए कोई धनराशि आवंटित की है? विवरण साझा करें। सांसद दिलीप साइकिया राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। वो प्रश्न के माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि क्या सरकार ने देश भर में, विशेषकर उत्तर पूर्व में राष्ट्रीय पुस्तकालयों की ढांचागत और कार्यात्मक स्थिति की जांच करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है? देश के पूर्वी भाग का विवरण क्या है? साथ ही वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या सरकार ने भारत के राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की पहुंच और जागरूकता का मूल्यांकन किया है? यदि हाँ, तो निष्कर्षों का विवरण दें। यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या योजना है? और क्या सरकार ने देश भर के सभी राष्ट्रीय पुस्तकालयों में डेटा का मानकीकरण किया है और उसका विवरण क्या है? यदि नहीं किया है, तो इस संबंध में सरकार की क्या योजनाएं हैं? सांसद कृपाल बालाजी तुमाने स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न के माध्यम से वो जानना चाह रहे हैं कि क्या स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय यानी कि SBSV अभियान के लिए सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्य प्राप्त किए गए हैं? यदि हाँ, तो विवरण साझा करें। साथ ही वो पूछना चाह रहे हैं कि देश में विशेष रूप से स्कूलों में लड़कियों और महिलाओं के लिए निर्मित शौचालयों का विवरण, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ साथ स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम के तहत निजी क्षेत्र के संस्थाओं द्वारा निर्मित शौचालय, विशेष रूप से वाशिम यवतमाल संसदीय क्षेत्र से संबंधित ब्यौरा किया है। अभियान को लागू करते समय सरकार के सामने आने वाली चुनौतियां और उपरोक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए बाधाओं को दूर करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा दें। वो कौन कौन सी हैं? क्या सरकार ने अभियान की प्रगति की समीक्षा की है और यदि की है तो अब तक सभी स्कूलों में शौचालयों के निर्माण की वर्तमान स्थिति, उस पर हुए कुल व्यय का विवरण दें। साथ ही क्या सरकार ने निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और क्या सरकार ने कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया है, इसका भी विवरण साझा करें। सांसद विजय कुमार दुबे प्रसाद योजना के तहत कुशीनगर में परियोजना स्वीकृत होने से जुड़ा सवाल पूछेंगे। वे पूछना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले में तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान यानी कि प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाएं और स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यों का चरण क्या है? क्या कुशीनगर जिले के धार्मिक महत्व के स्थलों पर विचार करने की आवश्यकता है? साथ ही उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले के कौन से धार्मिक एवं
ऐतिहासिक स्थल संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से विभाग के नियम के अनुसार लिए जा सकते हैं। सांसद प्रोफेसर सौगत राय भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। वो पूछना चाह रहे हैं कि भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर भारतीय रिजर्व बैंक समिति की रिपोर्ट का विवरण और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के विशेष आहरण अधिकार मतलब कि SDR में भारतीय मुद्रा को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों का विवरण क्या है। अब तक SDR की टोकरी में विश्व मुद्राओं का विवरण और सीमा पार लेन देन और वित्तीय बाजारों को मजबूत करने के साथ भारतीय भुगतान प्रणालियों को अन्य मुद्राओं के साथ एकीकृत करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। सांसद डॉक्टर संजीव कुमार श्रृंगारी स्थायी शैक्षणिक पद जो कि महिलाओं द्वारा धारण किए गए हैं से संबंधित सवाल करेंगे। वो सवाल के माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि क्या सरकार के पास उन महिलाओं की कुल संख्या की सूची है जो वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालयों और अन्य प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में स्थायी शैक्षणिक पदों पर कार्यरत हैं। साथ ही वो पूछेंगे कि भारतीय विश्वविद्यालयों और अन्य प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे पदों पर कार्यरत पुरुषों की कुल संख्या की तुलना में उनका विवरण और क्या है, अगर यदि नहीं है तो उसके क्या कारण हैं। इन पदों पर लैंगिक विविधता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं। साथ ही क्या सरकार ऐसे संस्थानों में महिलाओं की भर्ती को प्राथमिकता देने के लिए कोई नीति शुरू करने की योजना बना रही है और उसका विवरण क्या है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं। सांसद रंजन बेन धनंजय भट्ट GST और कर चोरी के मामलों से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न के माध्यम से वो पूछेंगी कि देश के अलग अलग हिस्सों में GST और टैक्स चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, इसका ब्यौरा क्या है और इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है। सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका जयपुर ओडिशा में केंद्रीय विद्यालय से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। वो पूछेंगे कि ओडिशा के जयपुर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की स्थिति क्या है, जयपुर में केवी की स्थापना में देरी के क्या कारण हैं, जयपुर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कब तक की जाएगी और यदि नहीं की जाएगी तो इसके क्या कारण हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि लोकसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर कौन कौन से मंत्री और मंत्रालय देंगे। संस्कृति मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी देंगे। शिक्षा मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे। वित्त मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे। पर्यटन मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी देंगे। आइए अब देखते हैं राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पहला प्रश्न सांसद डॉक्टर M थम्बीदुर्रई का होगा। वो LPG सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के बारे में प्रश्न करेंगे। वो जानना चाह रहे हैं कि बीते 3 सालों में कीमतें कितनी बढ़ी हैं और इस बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी चाहिए। क्या ये भी सच है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल से जुड़े अन्य उत्पादों की कीमतों में गिरावट देखी जा रही थी तब भी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। सांसद संगीता यादव के प्रश्न कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण की रोकथाम के लिए समिति बनाए जाने से संबंधित है। वो पूछना चाह रही हैं कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम के तहत मंत्रालयों के लिए
एक आंतरिक समिति बनाना अनिवार्य है। उनके प्रश्न है कि क्या मंत्रालय के अधीन सभी संगठनों, स्वायत्त निकायों, अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यात्मक आंतरिक शिकायत समिति है? क्या मंत्रालय ने संबंधित कार्यालयों द्वारा इस आवश्यकता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई अभ्यास किया है? जिन संगठनों ने अभी तक आंतरिक समिति का गठन नहीं किया है, पिछले 3 वर्षों में कितने मामले ऐसे सामने आए? सांसद इंदु बाला गोस्वामी के प्रश्न हिमाचल प्रदेश में उड़ान 2 योजना से जुड़ा हुआ है। उनके प्रश्न होंगे कि क्या सरकार उड़ान 2 परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश में नए हेलीपोर्ट बनाने की योजना बना रही है? हिमाचल प्रदेश में कितने हेलीपोर्ट बनाने का प्रस्ताव है और कितनी राशि खर्च करने की संभावना है? सांसद पी संतोष कुमार के प्रश्न एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड से जुड़े होंगे। उनके प्रश्न होंगे कि शुरुआत से प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड के तहत कितने लाभार्थी रहे हैं। शुरुआत से प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में योजना के तहत वितरित कुल ऋण राशि कितनी रही है। योजना के तहत गणना की गई मौजूदा गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी कि एनपीए, इसके कारण और सरकार ने एनपीए कम करने के लिए क्या सक्रिय उपाय किए हैं और इसके लिए क्या योजना रही है, इन सब के बारे में सांसद के प्रश्न होंगे। सांसद मुकुल बालकृष्ण वासनिक राष्ट्रीय सांख्यिक आयोग यानी कि एनएससी से जुड़े प्रश्न करेंगे। उनके प्रश्न होंगे कि क्या सरकार राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को सशक्त बनाने की योजना बना रही है। वो जानना चाहते हैं कि सरकार के पास अपने सदस्यों को चुनने के लिए एक सक्षम कानून के माध्यम से एनएससी को सशक्त बनाने की क्या योजना है जो इसे किसी भी प्रकार के राजनीतिक पूर्वाग्रह से बचा सके। उनका प्रश्न ये भी है कि क्या ऐसा कानून एनएससी को वित्तीय स्वायत्तता भी प्रदान करेगा और सांख्यिकी प्रणाली की देखरेख के लिए वैधानिक शक्तियों के लिए साथ ही तकनीकी रूप से सुसज्जित इकाई बनाएगा। सांसद खीरू महतो के प्रश्न कोयला धारक क्षेत्र के अधिग्रहण और विकास से संबंधित होंगे। वो जानना चाह रहे हैं कि कोयला धारक क्षेत्र अधिग्रहण और विकास अधिनियम 1957 के तहत और भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 343 दिनांक 3/2/2004 के माध्यम से सीसीएल यानी सीआई ने झारखंड के रामगढ़ जिले के केदला में लगभग 192.46 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया था। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या सीसीएल द्वारा कोयला खनन किए जाने के 22 वर्ष बाद भी अधिग्रहित भूमि का मुआवजा रैयतों को नहीं दिया गया है। क्या रैयतों को मुआवजा देने की सरकार की कोई योजना है? सांसद डॉक्टर एमी याग्निक के प्रश्न आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय से जुड़े होंगे। वो जानना चाहती हैं कि देश भर में बारिश के दौरान जो बाढ़ आ जाती है उसका क्या कारण है। उनके प्रश्न हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य राज्यों में विनाशकारी घटनाओं के लिए अनियोजित भारी निर्माण और नदी नालों की रुकावट मुख्य कारण है। वो ये भी जानना चाहती हैं कि पिछले 3 सालों में बाढ़ एवं अन्य विनाशकारी घटनाओं की कितनी घटनाएं हुई हैं और कितनी कश्ती पहुंची हैं। क्या इसका आंकड़ा सरकार के पास मौजूद है? सांसद के.आर. सुरेश रेड्डी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि एमएसएमई से जुड़े प्रश्न करेंगे। उनके प्रश्न हैं कि एमएसएमई को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन प्रमुख समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं या फिर कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं। सांसद शक्ति सिंह गोहिल के प्रश्न नागरिक उड्डयन मंत्रालय से हैं। उनका प्रश्न है कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात के भावनगर का हवाई अड्डा टर्मिनल बहुत पुराना है। इतने पुराने टर्मिनल के स्थान पर नया टर्मिनल बनाने की सरकार की क्या कोई योजना है? सांसद सुमित्रा बाल्मीक के प्रश्न भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जुड़े हैं। उनके प्रश्न हैं कि क्या जबलपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन के विस्तार से संबंधित
कार्य पूरा हो चुका है? नए टर्मिनल भवन में कितनी उड़ानों, यात्रियों को समायोजित किया जा सकता है? क्या किसी एयरलाइंस द्वारा इस नए टर्मिनल भवन से उड़ानों की संख्या बढ़ाने या नई उड़ानों को संचालित करने की कोई योजना बनाई गई है? और नए टर्मिनल भवन में सुविधाओं का विवरण क्या है? सांसद डॉक्टर अमर पटनायक जानना चाह रहे हैं कि क्या सरकार ने कोविड-19 महामारी के बाद एमएसएमई क्षेत्र में ऋण अंतर का मूल्यांकन करने के लिए कोई आधिकारिक अध्ययन किया है? क्या ये सच है कि इस क्षेत्र को वर्तमान में 530 बिलियन के क्रेडिट अंतर का सामना करना पड़ रहा है और देश के 64 मिलियन एमएसएमई में केवल 14% के पास क्रेडिट तक पहुंच है? सांसद डॉक्टर अनिल जैन कोयला उत्पादन से जुड़े प्रश्न करेंगे। वो प्रश्नों के माध्यम से पिछले 3 वर्षों में देश में कोयला उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, उन्हें 2018-19 और 2022-23 में देश में कोयला उत्पादन का विवरण और वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित लक्ष्य के बारे में सरकार से विस्तृत वर्णन चाहिए। सांसद दर्शना सिंह के प्रश्न आवास और शहरी मामलों से जुड़े होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को घरों के आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निगरानी तंत्र क्या है? राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब देने वाले मंत्रालयों और मंत्रियों की भी आइए जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया देंगे। कोयला मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी देंगे। जल शक्ति मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण तातू राणे देंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी देंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह देंगे। राज्यसभा में आज 3 विधेयक विचार तथा पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। ये विधेयक कौन से हैं, आइए नजर डाल लेते हैं। मध्यस्थता विधेयक 2021, द मीडिएशन बिल 2021 चर्चा के लिए सदन में रखा जाएगा। विधेयक को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में चर्चा के लिए रखेंगे। साथ ही सदन में जैव विविधता संशोधन विधेयक 2023, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 चर्चा के लिए सदन में रखा जाएगा। विधेयक को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सदन में चर्चा के लिए रखेंगे। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 चर्चा के लिए सदन में रखा जाएगा। विधेयक को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सदन में चर्चा के लिए रखेंगे। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आज 2 विधेयक विचार तथा पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। ये विधेयक हैं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2023, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल 2023 चर्चा के लिए सदन में रखा जाएगा। विधेयक को
विधेयक के माध्यम से जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किए जाएंगे। द बिल फर्दर टू अमेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1969। चलचित्र संशोधन विधेयक। बात करें अगले विधेयक की तो ये चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 द सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 चर्चा के लिए सदन में रखा जाएगा। विधेयक को हम आपको बता दें कि इस विधेयक को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री सदन में चर्चा के लिए रखेंगे। विधेयक के माध्यम से चलचित्र अधिनियम 1952 में संशोधन किए जाएंगे। द बिल फर्दर टू अमेंड द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।